नमस्कार। मैं हूँ रेखा और मैं हूँ आपकी होस्ट निहारिका। स्वागत आप सभी दर्शकों का कार्यक्रम बिहार बिहान में। मैं और रेखा आज कुछ विशेष बातचीत करने वाले हैं इस अंक में, और शुरुआत मैं करूँगी नारी को समर्पित कुछ पंक्तियों के साथ। मैं आपसे कहूँगी, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। हम मनाते हैं 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और हमने अपने इस कार्यक्रम बिहार बिहान के पूरे सप्ताह को यानी 1 से 8 मार्च तक के अपने एपिसोड्स को सजाया है नारी शक्ति के आत्मविश्वास से, सजाया है महिलाओं की उपलब्धियों से, और समर्पित किया है नारी शक्ति को। जानने की कोशिश की है कि क्या कहती है महिला इस दिवस के बारे में, क्या कहती है महिला के दिल की आवाज़, और कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को संभालती हुई अपनी आवाज़ को बुलंद करती है नारी। तो बेहद ख़ास है आज का ये कार्यक्रम, और पूरे सप्ताह हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के को सेलिब्रेट करने के लिए, उनको समर्पित करने के लिए हर अंक को विशेष महिलाओं की उपलब्धियों से सजाया है। पर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे अपने पहले सेगमेंट से, है ना रेखा? और रुख करें अपने पहले सेगमेंट की ओर। बिल्कुल सही कहा निहारिका आपने, क्योंकि जब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो एक अनमोल वचन आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताते हैं, और महापुरुषों की चंद बातें आपको बताने की कोशिश करते हैं जिसे आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सके। निसंदेह कुछ ऐसी पंक्तियाँ होती हैं, कुछ ऐसे लाइंस होते हैं जिसे आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। और ऐसा कहा भी जाता है कि जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप पढ़ते हैं, ठीक वैसा ही आपका मन होता है, और जैसा आपका मन होता है वैसा ही आपका व्यक्तित्व होता है। तो आइए आपकी व्यक्तित्व को निखारने के लिए अनमोल वचन हम आपको दिखाते हैं, एक नज़र डालिए। महात्मा गांधी ने कहा था, एक विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं। जो हमारी मेहमान हैं उनके बारे में कहूँगी कि एक महिला जिनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता है, जिनके मुस्कान में एक विश्वास है, एक हौसला है, और उनका हाथ हर उस महिला के साथ है जिसे सहारे की ज़रूरत है। केरल में आपका जन्म हुआ, पर हमारा जो ये प्रांत है बिहार, वो उनकी कर्मस्थली बना। आपको बिना देर किए हुए आज की विशेष मेहमान से मुलाकात करवाऊंगी। हमारे साथ हैं पद्मश्री सुधा वर्गीस जी। आइए स्वागत करिए हमारे साथ हमारी आज की मेहमान का। नमस्कार सुधा जी। नमस्कार। बेहद अभिनंदन, स्वागत कार्यक्रम बिहार बिहान में। थैंक यू। हमें बेहद प्रसन्नता है कि आपसे हमने इस पूरे सप्ताह की शुरुआत की है। क्या कहती हो रेखा? बिल्कुल सही कहा आपने निहारिका जी। जब बातचीत का सिलसिला हम शुरू करें, क्योंकि कई ऐसे कार्यानुभव होंगे सुधा जी जो हमारे दर्शक जान पाएंगे, आपके विषय में जानेंगे, उन्हें भी बेहद खुशी मिलेगी, और एक प्रेरणा तो ज़रूर मिलेगा कि हाँ, मुझे भी इस तरीके से आगे बढ़ना है। कैसे यहाँ तक का सफ़र आपने तय किया, इसके विषय में मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप बताएं, क्योंकि जब आपने सोचा कि आपको समाज सेवा करना है, आपको सोशल वर्क करना है, महिलाओं के लिए काम करना है, बच्चियों के लिए काम करना है, और एक विशेष समुदाय को चुनकर आपने काम करना शुरू किया, इसके पीछे की वजह चाहूँगी कि आप विस्तार से बताएँ। इस समुदाय को आपने क्यों चुना, और क्यों इस समुदाय की बच्चियों को, महिलाओं को जागरूक करने का निर्णय आपने लिया? मैं केरल से बिहार आई, और बिहार आने का मकसद ही यही था। मैं बिहार की गरीबी के बारे में सुने, और गरीब के बारे में सुने या पढ़े, तो मुझे लगा कि ये गरीबी और ये गरीब, मैं जो मेरा जन्म स्थल केरल में देखा उससे बहुत अलग है। तो मैंने देखा टूटी फूटी झोपड़ी जो रोड बगल में है, उसी में परिवार रहते थे। तो ये मुझे समझ में नहीं आया ये कैसे संभव है, लेकिन ये संभव था। तो मैं उसी समय, शायद मैं 8वां क्लास में पढ़ रही थी, उसी समय तय किया कि मैं बिहार जाऊंगी। अच्छा। मुझे ये गरीबी देखना है, और ये कौन गरीब, कैसे गरीबी है कि जो
लोगों को मजबूर करते हैं कि टूटी फूटी झोपड़ी में रोड बगल में रहने का। तो मैं जब 10वीं क्लास पास हो गई, मैं घर में बोले, मेरे माँ बाबूजी से बोले कि मुझे बिहार जाना है। उन लोगों को भी पता नहीं था बिहार में क्या है कि मेरी बेटी को इतना आकर्षित कर रहे हैं। मैं बोला नहीं, कुछ भी हो मुझे बिहार जाना है। मैं शायद इसके पहले मैं कोई बात के लिए जिद्दी नहीं किए है, लेकिन इस बात के लिए मैं बहुत जिद्दी किया और सब कोई मेरे विरोध में खड़े हो गए परिवार में। केवल मेरे नाना मेरे परिवार को समझाए, तुम लोग क्यों इतना मैंने इसका विरोध करते हैं, इसको जाने दो, यदि उधर इनको अच्छा नहीं लगा, ठीक नहीं लगा तो वापस आएगी और क्या होगा। अच्छा, तो उनको जाने सुंदर दो। बात। या ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सोचे कम से कम एक आवाज मेरे पक्ष से बात कर रहे हैं। तो वैसे मेरे पिताजी को हम पूरा समय उसके पीछे लगे। हम बोले चलो हम लोगों को तैयारी करना है, हमको जाना है। तो हम बिहार चलाए। तो बिहार में आए, मैं सबसे पहले इंग्लिश मीडियम की लड़कियों से मिले, मैंने देखे। जी। वे लोग मेरे लिए बहुत अलग दिखा। मोटी तगड़ी लड़कियां थी यूनिफॉर्म में। मैं सोचा मैं तो इन लोगों को देखे भी नहीं, इन लोगों के लिए आए भी नहीं। तो फिर मैं मेरे एक सहेली को मिला, उनसे बोला अरे हम लोग ये क्या देख रहे हैं, इन लोगों के साथ हम लोगों को रहना है, हम नहीं रहेंगे इन लोगों के साथ। तो मेरे सहेली बोला तू चुपचाप से रहो, कुछ दिन देखने दो क्या है, तब बात करेंगे। तो चुप हो गए। उसके बाद धीरे धीरे सब अगल बगल के लोगों को देख रहे थे, जगहों को देख रहे थे। तो एक दिन एक गाड़ी, एक लगता है स्वास्थ्य कुछ काम करने के लिए जा रहे थे। तो मैं इससे बोले मैं भी चलूँगी। तो वे लोग मुझे भी ले गए। तो उधर गांव में मुझे कुछ साधारण परिवार से मिलने का मौका मिला। हम सोचे अच्छा ठीक है, लेकिन सब कुछ अलग दिख रहा है, जरूर बिहार केरल से अलग है। तो उसके बाद मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि ये जाति के बारे में मुझे बहुत कुछ पता नहीं था। जाति और दलित, ऊंच जाति, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं था। तो कुछ एरिया में मैं देखा बहुत ही गरीब लोगों को, मैंने उनका कपड़ा लत्ता, उनका रहन सहन, उनका बर्तन सर्तन सब बाहर डाला हुआ है और उधर पानी की कमी है। अच्छा। तो मैं सोचा ये कैसा दुनिया है, लेकिन ये तो टूटी फूटी झोपड़ी से भी थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। तो धीरे धीरे मुझे लगा कि कोई ऐसा एक जाति है जो जिनने मैं देखे है वो टूटी फूटी झोपड़ी उन्हीं लोगों का था। तो मैं उनका नाम वगैरह पता किया और एक महिला मिला जो हमारे आसपास में काम कर रही थी। उनसे मैं बात किए तो मुझे पता चला कि वो भी वही जाति की है। अच्छा अच्छा। तो मुझे और जानकारी मिला। तो वो हमसे बोला हम लोग बहुत गरीब है, मेरा भी अपना घर नहीं है, वैसे सब बोले। और तब मैं पूछे तो तुम कौन सा काम करते हैं? बोला देखो ना मैं बाथरूम उतरूम में सब काम करते हैं, कुछ तो करना है, नहीं तो खाना कैसे जुटेगा। तो वो मेरे लिए एक माध्यम हो गया कुछ जानकारी इसके बारे में लेने के लिए। तो एक घर में मैं गई, इन लोगों का एक घर में मैं गई। एक तसला था और एक छिप्पा था। तो मैं पूछा इतना ही बर्तन है आप लोगों का? हाँ दीदी जो कुछ है यही इसी में पकाते हैं। अच्छा अच्छा। और इसी में खाते हैं। तो ऐसे आप लोग कितने जन हैं? तब बोला हम लोग है 6 जन हैं। तो कैसे एक छिप्पा में खाएंगे? खा लेते हैं दीदी। अच्छा ठीक। तो इतना सीमित, सब कुछ उनका सीमित था जी। तो फिर हम 2-3 बार उनका घर गए। उधर मैं एक लड़की को देखा, वो लड़की कम से कम 12 साल की थी। तो पढ़ाई के बारे में पूछा तो बोला वो कौन सी होता है, मतलब
ये क्या जवाब है? था उसका, पता भी जानकारी नहीं का था। अभाव, जैसे उनको पता ही नहीं कि शिक्षा क्या होती है। पता जी। नहीं। तो हम बोले तुम स्कूल जाएगी तो हम स्कूल अच्छा। तक तुमको ले जाएंगे। हाँ। ना ना, बड़े हम कैसे स्कूल जाएंगे, मतलब वो अपने को शिक्षा से बाहर देखा, यही मेरा जगह है, हमको शिक्षा से जुड़ना नहीं है, जी। हम क्या करेंगे ये शिक्षा सोच लेकर भी के। मन में नहीं थी कि मुझे शिक्षा भी अर्जित करने का हक है। ये स्थिति थी जब आपने शुरुआत की और आपने देखा था। या। जी, बताएं तो हमें। फिर मैं तय किया कि मैं गांव में ही रहेंगे इन लोगों के साथ। अच्छा। तो मैं पटना तरफ आए और दानापुर ब्लॉक के एक गांव में मैं रहने लगा। तो पहला दिन मैं वो गांव में घुसे, इतना मैंने एक कुआं के अगल बगल में इतना गंदगी जमा करके रखा हुआ था, और कुछ बच्चे लोग उसके अगल बगल में थे, उनका हालत इतना ख़राब था। मुझे इतना गंदगी देख करके और उधर का वातावरण देख करके मेरा भीतर एक सवाल उठ रहा था, जी। क्या तुम आगे जाना चाहते हैं या पीछे मुड़े? जी। तो जी। मैं अपने को पकड़ा और बोला तुम कहाँ से आई, जी, कितना लड़ाई जिद्दी करके इधर आई, और अभी पूछ रहे पीछे मुड़ना है आगे जाना है, चलो आगे। अच्छा। तो यस, तो मेरा कन्विक्शन मुझे आगे ले गए। उधर मैं रोज काम बच्चों के साथ ही करना शुरू किया। जी। सवेरे थोड़ा सा ऐसे बात करेंगे और शाम को खेलेंगे बच्चों के साथ। वैसे करीब 2 सप्ताह के बाद मैं कुछ पढ़ाई के बारे में बात किए बच्चों से। तो वे लोग बोला हम लोग स्कूल जाएंगे, लेकिन तुम हम लोगों को रोज पहुंचाना है और शाम को आकर के वापस ले आना, तब हम स्कूल जाएंगे। तो हम 19 बच्चों को स्कूल में आपने दाखिला दिलवाया दाखिला बच्चों को, दिलवाया। और लेकर जाती थी या। और लेकर के आती भी थी। या। जी। तो वैसे मेरा बच्चों के साथ शिक्षा का कदम आगे बढ़ाया। जी। और वे बच्चे, यही समाज के बच्चे, जी, मुसहर समाज के बच्चे, हम्म। वे लोग बहुत डरते थे दूसरों से, अच्छा। क्योंकि उनको अनुभव हुआ ये भेदभाव के बारे में। आज का विशेष दिवस है भेदभाव, बिल्कुल जी। बिल्कुल। वो मैं बहुत देखे हैं, और उसके खिलाफ मैं लड़ी भी हूँ। जी जी। तो वैसे मेरा काम का पहला की शुरुआत समझिए हुई। शुरुआत हुआ। जैसे आप बता रही थी ना उन दिनों के बारे में, और मैं देख रही थी कि आप के स्मरण में वो बातें आ रही थी, कैसे शुरुआत थी, एक छोटी सी सुधा जिसके मन में ये ख्याल आया कि बिहार के इस क्षेत्र में अगर गरीबी है, महिलाओं को और परिवारों को वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत है, और मुझे वहाँ जाना है, वहाँ के लिए काम करना है। 50 वर्षों से भी ज़्यादा का समय आपने दिया है इस क्षेत्र को, और अगर हम महिलाओं के चेहरे पर, उन्हीं महिलाओं के चेहरे पर अब मुस्कान देखते हैं, तो उसकी वजह, सुंदर वजह आप हैं। जब आपने शुरुआत की थी, शिक्षा से उन्हें जोड़ा था, जाहिर तौर पर बहुत सारी परेशानियां भी आपने देखा होगा, सफ़र इतना आसान नहीं हो रहा होगा। तो वो दौर कैसा था और कैसे सबको संभाला आपने जब समस्याएं आई? देखिए, कभी कभी पुरुष लोग नहीं चाहते हैं कि उनकी महिला आकर के हमसे बात करे, जी। कारण मैं कुछ नई बातें बताते थे, और उसके बारे में जब महिला घर पे जाके बात करेंगे तो पुरुष को थोड़ा सा ये लगा कि अरे ये तो कुछ चीज़ों को चुनौती दे रहे हैं, मेरी बात पर नहीं रहेगी। और एक मेरा अनुभव ऐसा हुआ, मैं एक महिला को बोला, वो रोज़ वो पिटाई खाती थी और रोते रोते मेरा झोपड़ी में आएंगे। तो मैं बोला, देखिए दीदी, जब तुम उसको एक बार पीटेंगे ना तब तुम्हारा पिटाई बंद होगा, नहीं तो रोज वो पीटते रहते हैं और तुम रोती रहती है जी। ये सिलसिला तुमको रोकना है। तो मैं उसको समझाए, एक बार तुम पीटो उसको, जब उसको दर्द लगेगा तब तुम्हारा दर्द समझ आएगा, समझे। यस। जी जी। तो एक दिन मेरी सहेली, वो मेरी सहेली ही थी, मतलब रोज आती थी, बात करते थे, शांति उसका नाम है, अभी भी है। और वो खाना पका रही थी, नहीं खाना नहीं, मीट पका रहे थे। तो दोनों बच्चे आकर के ताक रहे हैं कि कभी तैयार होगा कि हम खाए या। तो ये पति आए, बैठ करके इनको, वो पिए हुए थे, तो इनको थोड़ा गाली दिया और पीटे। तो इनका हाथ में छुलनी था,
अच्छा अच्छा। उसी से एक दे दिया। उसका हाथ थोड़ा इधर लग गया अच्छा से, तो ये उठ करके बोले ये कैसी औरत है, देखो तो कैसे सिखा लिया है इसको कि औरत का भी मर्द को पीटता है, देखिए क्या क्या। लेकिन मेरे अगल बगल में जितनी महिलाएं थी सब चुप हो गए, कोई बाहर नहीं निकल के नहीं आया देखने के लिए क्या हुआ। अच्छा अच्छा। इसलिए वो पुरुष को और मैंने गुस्सा आया, देखो तो लगता है सब इसके पीछे लगे हुए हैं, मतलब नोबडी इज आउट टू सपोर्ट हिम। सो उसके बाद मेरी शांति उठ करके चली गई, दूसरे किसी का घर पे जाके बैठे, और वो आदमी क्या किया, गुस्सा में पूरा मीट जो पक रहा था उठा करके फेंक दिया। तो बच्चे लोग दोनों रोने लगा। तो फिर बच्चे लोग वो सब उठा करके एक बर्तन में डाला और उनको खाना था। लेकिन ये पुरुष उसी दिन के बाद शांति को कभी पीटे नहीं। वो छोटी सी बच्ची जिसे सुधा वर्गीस के नाम से लोग जानते हैं, और आज आपके नाम के आगे पद्मश्री जुड़ गया। समाज सेवा की इस भावना ने आपको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। तो जानना चाहूँगी अपने दर्शकों के लिए, अपने लिए, कि सुधा वर्गीस से पद्मश्री सुधा वर्गीस तक का जो सफ़र आपने तय किया है उसे आप किस नज़र से देखती हैं? जब शुरू में मैं इन लोगों के साथ रहना चाहते थे, क्योंकि इनका जीवन का जो संघर्ष है वो जब तक हम नहीं समझेंगे, मैं अपने मन से कुछ कुछ करने का कोशिश करेंगे जी। लेकिन उनका संघर्ष समझ करके हमको कदम उठाना है। तो मेरा गांव का नाम है जमसौद, दानापुर ब्लॉक में पढ़ते हैं जी। मैं वो मुसहरी में एक झोपड़ी में मैं रहना शुरू किया। 21 साल मैं उधर रहे हैं, और हमारे लोगों का हर संघर्ष में मैं भी जुड़ गई। और उधर मेरे लिए एक अनुभव मिला, एक बच्ची का रेप हुआ जी। क्योंकि हमारा समाज दारू बनाते हैं, दारू बेचते हैं और दारू पीते हैं। तो एक छोटा सा झोपड़ी में एक कोने पे सुअर पोसते हैं, एक कोने पे दारू बन रहा है, एक कोने पे शायद कोई माने खाना चढ़े हैं शाम को, और एक कोने पे जो पीने वाला आता है उसको बैठाते हैं। तो परिवार के लिए, बच्चों के लिए कोई खास जगह नहीं है। ये उस समय की बात आप कर रही हैं जब हमारे यहाँ शराबबंदी नहीं थी, है ना? उस दौर पर जब ये घटना हुई जो आप कह रही हैं कि बच्ची के साथ रेप किया गया, बताएं हमें। तो एक शाम को ऐसा हुआ कि एक बच्ची के साथ रेप हुआ, लेकिन मेरा समुदाय को पता नहीं था, मेरी महिलाओं को पता नहीं था रेप एक क्राइम है। तो वे लोग उसको बहुत साधारण समझे। अच्छा। आज ये बच्ची के साथ हुआ तो कल उसके साथ हुआ, दूसरे दिन कोई आदमी उसके साथ कुछ किया, कोई महिला के साथ किया। तो हर दिन रात को खाना वाना खाने के बाद कई महिलाएं मेरे झोपड़ी में आकर के बैठते थे। हम लोग कुछ बात करेंगे, वे लोग हमसे पूछते थे आज दीदी कहाँ गई थी, क्या हुआ। तो मैं दूसरे कुछ गांव में भी जाते हैं तो मैं उन लोगों के साथ शेयर करते थे, आज कहाँ गए और हम क्या देखे, किस तरह हम बात किए उधर। तो वे लोग कुछ बीच में फुसफुसा रहे थे, ऐसे कहाँ है, जोर से बोलो ना तब ना हम भी सुनेंगे। तो बात निकली कि देखो ना उकर बेटी के साथ ऐसे ऐसे हुआ है ना। तो ऐसे तो मैंने पूछा आप लोग क्या किया, कौन जी करते। अच्छा। हाँ, तो ऐसे नहीं, कौन जी करते मत बोलो, आपको इसी पर केस दर्ज करना है। केस वो कौन चीज से, हाँ तुम्हारे साथ अपराध हुआ, गलती किया तो उसके लिए केस करना है। कहाँ केस करेंगे, थाना जाना है। थाना ना थाना ना जाम, कारण पुलिस बड़ी मार मारता है। तो उनको सबसे पहले पुलिस से डर था कि कोई काम के लिए उनके बात माने उनके पास नहीं जाना है, क्योंकि वो लोग सिर्फ इतना जानते थे कि पुलिस मारते हैं, बड़ी मार मारते हैं। ऐसे मारे या कुछ भी हो, चलो हम लोग थाना जाएंगे और ये केस दर्ज करेंगे।
तो 3 दिन मैं उनके पीछे लगे, 2-3 महिलाएं आए ये बच्ची को लेकर के। जी। अंत में तीसरे दिन वे लोग आए, हम लोग सवेरे सवेरे निकले थाना के लिए। उधर पहुंचे तो एक पुलिस आके देखा, तो मैं एक अधिवक्ता भी हूँ, इसलिए जी। वो हमको कोर्ट में देखते थे, इसलिए वो हमको पहचाने। ऐसे क्या कौन जी लेकर के आए हैं सवेरे सवेरे? मैं बोला एक रेप केस दर्ज करना है इसलिए आए हैं। रेप केस? केकरा रेप हुआ? ऐसे डी बच्ची का रेप हुआ। तो वो क्या बोल रहे हैं, इतना गंदी कपड़ा पहने हुए है, लड़की के साथ कोई रेप करेंगे? तो उसी पर मुझे बहुत गुस्सा आया। ऐसे आप ये जो बोल रहे हैं ना, वो लिख करके हमको दे दो कि बच्ची गंदा कपड़ा पहनी हुई है इसलिए रेप नहीं होगा। तो आप लिख करके दे दीजिए, हम लोग इसके लिए दूसरा भी रास्ता है, तुम्हारे इधर फिर क्यों आएंगे? तो दर्ज करो केस, नहीं तो हम लोग इधर बैठ रहे ऐसे। 1 घंटा और बैठे, तो फिर दूसरा आदमी आकर के बोला आप आइए भीतर। तो मुझे भीतर ले गया, 2-3 बैठे थे। और फिर हमसे पूछा सच में इसके साथ रेप हुआ? ऐसे नहीं तो इतना सवेरे हम क्यों आएंगे? तो फिर वो दोहराए इतना गंदा कपड़ा पहने हुए। अच्छा। ऐसे आप लिखो ना जी, लिख करके दे दीजिए, हम छोड़े नहीं हैं। अच्छा। तो फिर वो लिख करके देने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर बहुत मुश्किल से वो केस दर्ज किया। उसके बाद हम लोग घर लौटे, लेकिन क्या हुआ, कोई एक्शन नहीं लिया अभियुक्त को अरेस्ट करने का। तो उनका टोला एकदम उठ करके तैयार हो गया हमारा मुसहर टोला में मारपीट करने के लिए, भगाने के लिए, आग लगाने के लिए, सब चीज़ बहुत तरीक़ा से वे लोग ये कर रहे थे। तो उससे बचाने के लिए हम मेरे नवयुवकों को तैयार किया, ऐसे तो तुम लोग पहरा करो रात को, कौन जाने ये लोग आकर के आग उग का हिम्मत लगाएगा तो सब भाग जाएगा। तो हम लोग अपने तरीक़ा से सुरक्षा देखा। उसके बाद एक दिन मैं 2-3 महिलाओं को लेकर के, हाँ एक दिन हम बोले हम लोग रोड ब्लॉक करेंगे। अच्छा। पुलिस पर प्रेशर डालेंगे कि वो आके अरेस्ट करे ये आदमी को। आप विश्वास नहीं करेंगे, कहाँ कहाँ से ये लोग भी खबर दे दिया। अच्छा। हम लोग रोड ब्लॉक करने जा रहे हैं, तो उसका नैरा से सब पहुंच गए। 500 महिलाएं दानापुर रोड ब्लॉक कर दिया। यानी कि आपके प्रयास से सुधा जी, जब आपने कोशिश की तो महिलाओं का एक पूरा हुजूम आपके साथ खड़ा हो गया। इस तरीके की जागरूकता आप महिलाओं में लाने की कोशिश करती है। यदि हम बात करें जिस समुदाय के लिए आप काम कर रही हैं, जिस समुदाय को आप जागरूक कर रही हैं, उस समुदाय में शिक्षा के लिए आपने बहुत सारे काम किए हैं, आपके बहुत सारे योगदान हैं। तो उसके विषय में आप विस्तार से बताएं कि उस समाज में महिलाओं को, बच्चियों को शिक्षित करने के लिए आप किस तरीके से काम कर रही हैं। तो सबसे पहले मैं लड़कियों से बात कर रहे थे, 15-16 साल की लड़कियाँ, 10-20 मेरे झोपड़ी में आती थी। तो मैंने कहा चलो हम लोग थोड़ा सा कुछ पढ़ेंगे। जी हैं, पढ़ाई अभी हमनी का शादी होवेला है और कौन जी पढ़ेंगे अभी। तो दे वर ऑल रेडी फॉर चाइल्ड मैरिज नो। सो ऐसे नहीं, थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी है। हम लोग पूरा दिन नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, गाना गाएंगे, खेलेंगे, सब कुछ मिला करके। तब वो लोग बोला नहीं दीदी हमनी का शादी होवेला है, नहीं तो मैया से पूछो पढ़ने के बारे में। तो मैया लोगों से मैं बात किया तो वह लोग भी यही चीज़ रटा कि ये सबका शादी होवेला है दीदी, कौन जी पढ़ेंगे अभी। ऐसे नहीं, थोड़ा समय। तो फिर लड़की लोग जमा होते थे मेरा झोपड़ी में। तो ऐसे धीरे धीरे आपने शुरुआत की। आप नारी कुंचन संस्था के तहत आपने बहुत सारी लड़कियों को शिक्षित भी करवाया है। चूँकि आज आप हमारे साथ हैं सुधा जी, और आपने ज़मीनी स्तर पर काम किया है, और सबसे बड़ी बात आप एक महिला हैं, तो आप क्या समझती हैं, और एक महिला दिवस जो हम मनाते हैं उसको देखने का एक महिला का नज़रिया क्या है, क्या कहती है आपके मन की आवाज़? हम लोग नारी गुंजन जी, नारी गुंजन का संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ 2000 में जी, ठीक है। लेकिन हम लोग हर साल महिला दिवस मनाते थे, क्योंकि मैं कई महिलाओं का मीटिंग में जाते हैं, चाहे दिल्ली में हो, मैं जुड़ गया। तो मुझे समझ में आया कि महिला दिवस का शुरुआत कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो सब मैं हमारी महिलाओं को भी सुनाते थे। देखिए एक मजबूत ग्रुप होना चाहिए, तब ही हमारी जो भी बात है। अभी पानी के लिए आपको इतना दिक्कत है, और
एक चापाकल तक मिलने में कितना दिक्कत है, तो ये सब चीज़ हो जाएगा यदि हम लोग एक हो जाएंगे तो महिलाओं में वो ललक आया कि हम लोगों को आवाज़ एक साथ मिलाना है। तो हम लोग महिला दिवस, और उसमें सब महिलाओं को बहुत एक्साइटमेंट होता था, सब कोई मिल के जाना, नारा लगाना। महिलाएं नारा लगाना बहुत पसंद करते हैं, महिला दिवस जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, वो सब। तो वैसे हम लोग महिला दिवस मनाते थे। और उसके बाद कभी कभी दूसरे संस्था के महिलाओं को मैंने लीडर लोगों को मैं बुलाते थे, हमारे महिला दिवस में आइए, तो वे लोग भी बात समझाएंगे, बात करेंगे। और इस साल हम महिला दिवस के साथ साथ एक और महिलाओं का प्रोग्राम है जो OBR कहते हैं। OBR शॉर्ट फॉर्म है 1 बिलियन राइसिंग। अच्छा। महिलाएं राइसिंग डिमांडिंग कि हमारे बीच से गरीबी का और हिंसा का छुटकारा चाहिए। तो ये 2 डिमांड लेकर के 1 बिलियन राइसिंग पूरा दुनिया में मनाते हैं, तो हम लोग भी उसको मनाते हैं। तो वो एक हुआ, और महिला दिवस, ये दोनों जोड़ करके हम लोग 4 मार्च को इस साल मना रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो हमारा उम्मीद है हम लोग करीब 2500 से 3000 महिलाएं होंगे, और कम से कम 500 से 700 तक किशोरी लड़कियां होंगे, और कुछ पुरुष लोग हमेशा जुड़ जाते हैं। हम चाहते हैं कि वे लोग भी जुड़े, कारण उनको भी बातें समझना जरूरी है, तब ही हिंसा हमारे समाज से जाएगी, हटेगा। जी सुधा जी, ये बहुत बड़ी बात बताई निहारिका जी, बिल्कुल जरूरी क्योंकि है जब काम आपने करना भी। बताया कि जब आपके साथ किशोरियों का जत्था होता है, महिलाओं का जत्था होता है, तो एक पुरुषों का भी जत्था आपके साथ हो जाता है। Yes. अच्छा, यदि हम बात करें निहारिका, क्योंकि आप लाख किसी को शिक्षा दे दें, आप लाख किसी को ये बताएं कि आपके लिए शिक्षा ज़रूरी है, आपको बाल विवाह रोकना चाहिए, इन तमाम विषयों पर हम जागरूक कर देते हैं, लेकिन जब तक उस समाज के लोगों को या फिर वैसे लोगों को एक बाहर की दुनिया में नहीं लाते हैं, उनको दिखाते नहीं हैं कि बाहरी दुनिया क्या है, तब तक उनके अंदर एक व्यवहार परिवर्तन नहीं आता है। Yes. तो मैं जानना चाहूँगी कि जब आपने समाज सेवा किया है, उस समाज के लिए आपने शिक्षा दिया है, आपने उसके अंदर एक जागरूकता फैलाई है, किस तरीके से उसमें परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, हमारा राष्ट्रीय महिला मैंने एकता बोल करके महिलाओं का एक मीटिंग होता था। 1987 में मैं 250 महिलाओं को लेकर के रांची गए वो मीटिंग में शामिल होने के लिए। एक भी टिकट नहीं लिया, हम लोगों का अपना एक ये था, बैज लगाए और 2-4 स्लोगन बना करके बैनर के बैनर की तरफ, और कोई भी टीटी आए तो ये पकड़ के दिखाया और ये दिखाया। टीटी चुपचाप से चला गया। 250 महिलाएं सब जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लगेगा तो मुश्किल होगा उसके लिए। तो आराम से हम लोग गए, 3 दिन मीटिंग में भाग लिए, सबका रजिस्ट्रेशन हुआ, तो खाना वाना सब आराम से हुआ। और मेरी महिलाओं में बहुत एक बदलाव आया, कारण उधर वे लोगों को देखने के लिए मिला, हम तो पहले बार रांची आई है, लेकिन ये लोग सब लगता है कई जगह पर जाते हैं। ऐसा मेरी महिलाओं में इस तरह का भावना आया कि हम लोगों को भी बाहर निकलना है, तब ही हम सुनेंगे क्या होता है महिलाओं के साथ, और महिलाएं उसका प्रतिक्रिया क्या करती है, कैसे उससे लड़ते हैं, कैसे अपना हक के लिए लड़ते हैं, मानव अधिकार के लिए लड़ता है, महिलाओं का अधिकार के लिए लड़ते हैं। जी जी। तो मेरी महिलाओं में बहुत तरह का एक ये आ गया कि हम लोगों को परिवर्तन बीच देख रही में। हैं आप। उसके बाद महिलाएं तैयार हो गया, दीदी आप यदि कभी दिल्ली जाते तो हम लोगों को भी ले जाइए ना। तो कोई डरते उड़ते नहीं है, और एक अच्छा माहौल हो गया। छोटे छोटे आपके प्रयास और आपका डटकर खड़े रहना, और वो परिवर्तन अब दिखता है वहाँ की महिलाओं में, जैसा कि आप कह रही हैं। पर इसके साथ ही ये भी जानना चाहूँगी सुधा जी कि अमूमन होता क्या है कि जब हम कुछ ऐसे कामों के लिए आगे बढ़ते हैं ना,
तो लोग कहते हैं या सुनने को ये मिलता है, ये तो महिला है क्या करेगी। हाँ सुधा जी को कभी ऐसा मिला? देखिए, मेरा समाज को एक धूर जमीन नहीं है, तो महिलाओं का एक्सपीरियंस या अनुभव यही है कि उसको कभी कभी खाना बिना रहना पड़ता है। उनका बच्चा खाने के लिए रोते हैं। तो मैं उन लोगों से बोला, ये 2016 की बात है, तो शराबबंदी शुरू हो गया। तो हमारे लोग बहुत डर गए, हम ये भी नहीं बना सकते तो कौन चीज़ करके खाएंगे। तो मैं उन लोगों के साथ खेती के बारे में बात किए। जी जी, बहुत बढ़िया। आप खेती के बारे में क्या बहुत बात कर रहे हैं दीदी, कहाँ जाके खेती करेंगे, जमीन तो नहीं है, आप जी। जमीन दे दीजिए, अपनी खेती करेंगे। ऐसे जमीन देना मेरा काम नहीं है, सरकार का काम है। तो पैसा दे दीजिए। हम लोग मैं लीज में ज़मीन लेने की बात किए थे उन लोगों के साथ। तो वो लोग बोला उसके लिए भी पैसा चाहिए। अंत में नारी गुंजन 30,000 रुपया दे करके करीब 2 एकड़ ज़मीन ले लिया लीज में और 10 महिलाओं को दे दिया जी। और बोला तुम लोग इसी में खेती करो, 10 मिल के खेती करो। वे लोग इतना जी जान से काम किया और उनका पहला रोपणी में मैं भी खेत में रोपणी किया उनके साथ, क्योंकि कैसे भी इनको एक साथ आगे ले जाना है। जी जी कोई 2 महिला इसमें से छूटेगा, हट जाएगा तो फिर हमारा काम ठीक ठाक से नहीं होगा। तो मैं इतना हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे करके उनको आगे ले गया। तो इस तरीके से आपने खेती की शुरुआत करी कि आप खेती अपनाएं और इससे अपना जीविकोपार्जन करें। Yes. वो जगह है जहाँ काम करने की ज़रूरत है और आप काम कर रही हैं। क्या बता रही थी हमारे Yeah. दर्शकों को, बताएं। देखिए, जब तक हमारा लाइवलीहुड स्वरोजगार से उचित रहते हैं तब ही वे लोग खुश रह सकते हैं। जी नहीं तो उसका बच्चा रो रहे, खाना मांग रहा है, वो सबसे वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो कोई चीज़ पर उसका ध्यान नहीं रख सकते हैं। तो मेरा जो कृषि वाली बात मैंने कहा, जो 2016 में मैं 10 महिलाओं से शुरू किया, आज मेरे पास 5,000 महिलाएं, मुसहर महिलाएं खेती कर रही है। बहुत बड़ी बात। लीज में जमीन ले करके। जी और 2-3 साल पहले जो प्याज का दाम बहुत बढ़ गए, तो इन लोगों का प्याज का भी दाम बहुत अच्छा मिला। अच्छा। हमारा 7-8 महिलाएं अपने नाम से ज़मीन खरीद लिया। जी जी। जो मुसहर महिला छोड़िए, कोई मुसहर परिवार को ज़मीन नहीं था, आज हमारे 7-8 महिलाएं जो ज़मीन खरीदे, वे लोग नेशनल फार्मर्स फोरम में मेंबर्स हो गए। अरे, वे लोग बड़ी अभी उपलब्धि। बहुत बड़ी Yes. उपलब्धि। बहुत सुंदर, बहुत बड़ी तो उपलब्धि आपकी। फिर जब हम बैंड शुरू किए, जी उनके पति लोग बोलते थे अभी औरत लोग टांग टूंग करके पैसा लेके आएंगे। तो जी। महिलाएं थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे, दीदी देखो ना ये सब ऐसा टोन जी, बहुत कसते हैं, जी जी। कैसे करे। ऐसे तो तुम लोगों को करना है तो तुम लोगों को ये सब चीज़ सुनना है, कभी 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 जवाब भी दे दो, टांग टूंग करके दिखाओ, हम इसी से पैसा लेके आएंगे। आज ये महिलाएं जी जी आज ये महिलाएं हर परफॉर्मेंस के लिए 1,500 रुपया हर महिला को मिलता है। तो पैसा लेके आते हैं और ये लोग बाहर बम्बई जाए, रांची जाए, जहाँ भी जाना है, मैं बोला आप में से एक कोई अपना पुरुष को लेके जाओ, रात भर सफ़र करना है तो नहीं हम लोग अपने जाएंगे, छोड़ दो, ये सबको लेके जाएगा तो और झंझट हो। और ये है सही मायने में महिलाओं की आज़ादी, जिसका बारे में आप जिक्र करें। आप स्वयं एक महिला हैं सुधा जी, और महिलाओं के साथ आप काम कर रही हैं लगातार इतने वर्षों तक, दिल से जुड़ी हुई हैं। मैं ये जानना चाहूँगी कि स्त्री सशक्तिकरण की जो हम बात करते हैं, एक महिला उसे किस नज़रिए से देखती है और कहाँ काम करने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले अपने ऊपर जो आत्मविश्वास है उसको बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। जब मुझ में आत्मविश्वास नहीं है, जी मैं खड़े होके किसी को नज़र में नज़र मिला करके बात नहीं कर सकते हैं। हमको एक दिन एक आदमी, मैंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा थ्रेट्स होता था, हमारे जान मरवाने के लिए तैयार होता था। और साइकिल से हम चलते थे जी, तो जी। बोला तू साइकिल से अकेले जाते हैं ना, देखेंगे तुमको।
हाँ। वैसे ठीक है, देख लो। और मैं इतना तक बोला, यदि आप लोग हमको कुछ करेंगे ना, मेरे समान हजारों महिलाएं खड़े होके तुमको चुनौती देंगी, और मुझे मारने से तुम्हारा सब काम हो जाएगा, तो चलो मारो। तो महिलाओं को जो आत्मविश्वास है वो उसी पर बहुत ज़्यादा जोर देना है। जी जी। और डर छोड़िए, शर्म छोड़िए, हमारी जो बात है हम बोलेंगे, आवाज़ बुलंद करके बात करना है, और हमको जो बात बोलना है वो सुनाना है सबको। हम कोई चीज़ छिपा के नहीं बोलेंगे। जी। मेरी बात भी सुनिए, मेरा भी अधिकार है समाज में। अभी पंचायत में महिलाओं को मुखिया बनाया, लेकिन कितने महिला मुखिया सही मायने में मुखिया बन के काम कर सकते हैं? यानी कि महिलाओं की जो आवाज़ है उसको बुलंद करने के लिए आपने पुरजोर कोशिशें की है। Yes. यदि हम बात करें सुधा जी, आपने बताया कि 14 वर्ष की अवस्था थी जब आप केरला से बिहार आई थी, तो क्या उस समय आपकी शिक्षा दीक्षा कब कैसे हुई? और एक समय था जब आपके परिवार ने मना किया कि नहीं, इसे नहीं जाना है, परिवार में एक हाथ आपके साथ खड़ा था, उसने बोला कि ठीक है, यदि इसे पसंद नहीं आया तो ये वापस आ जाएगी। अभी जब आप केरला वापस जाती हैं, अपने परिवार के बीच में जाती हैं, अब कैसा महसूस होता है, कैसी अनुभूति होती है आपको? देखिए, शुरू में मेरा परिवार बहुत नहीं चाहते थे, कि विरोध किए, और मेरी माँ रोती थी इतना ज़्यादा, क्योंकि मैं सब परिवार में सबसे बड़ी हूँ। अच्छा। और मेरी माँ बहुत रोती थी, बीमार होती थी, और मेरा भाई को, वो एयरफोर्स में थे, बराबर उनको बोले तू जाके देखो ना वो कैसी है, तू जाके देखो ना वो तो वो पटना आए हैं, ससुरा में आए हैं, सब जगह हमको देखने के लिए कि हम ठीक ठाक है कि नहीं। लेकिन जब हम अभी घर जाते हैं, हम मेरे साथ मैं जो काम करते हैं, मेरे साथ कोई दिक्कत भी होता है तो मैं मेरे परिवार के साथ शेयर करती हूँ। वे लोग मेरा काम का एक भाग बन गया। तो मेरा घर जाती हूँ तो वे लोग सब काम के बारे में पूछते हैं, हमको वे लोग बहुत मदद करते हैं, आर्थिक रूप से भी। कोई बच्चे को पढ़ाने के लिए, मेरा 150 लड़कियाँ हैं दानापुर हॉस्टल में, कभी बोलते हैं आप उन लोग बच्चों के लिए ये लेके खिला दो, इन लोगों को थोड़ा बाहर ले जाओ, उस तरह का मदद भी वे लोग करते हैं। और वे लोग सोचते हैं मैं जो कुछ करती हूँ वो सही कर सकते हैं, सही ही करेगी। तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मेरे परिवार से भी मिलता है। वे लोग सब हमसे छोटा है, लेकिन मैं पहचानती हूँ वे लोग हमारे काम पर गर्व करते हैं। जी जी। बहुत खुश है, ताकि कम से कम तुम कर सकते हैं। तो हम लोग कोई चीज़ के लिए अभी कोई सोचते नहीं है, कोई चीज़ के लिए मना करने का, और मैं मानूंगी भी नहीं। कि विश्वास बनाने में एक समय लगता है निहारिका ना, जैसे आपने बताया कि आपके परिवार ने ये मान लिया कि यदि सुधा ने ये काम किया है तो सुधा गलत नहीं है। ये एक पहचान बनानी पड़ती है। बिल्कुल सही। और आपने जो वक्त निकाला है आज के कार्यक्रम में शरीक होने के लिए, बहुत सारी बातें आपने विस्तार से कहा और हमने सुनी कि सुधा वर्गीस के मन में क्या है, और जो नज़दीक से आपने देखा वो साझा किया हमारे दर्शकों के साथ। कैसे काम कर रही हैं आप, और साथ ही कहाँ काम करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर हमको बुलाने के लिए। जी, और धन्यवाद, दिल से आभार कि आप आज कार्यक्रम में शरीक हुई। Okay. और दर्शकों, आज हमने बातचीत की पद्मश्री सुधा वर्गीस जी से, और देखा कि किस तरीके से उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की, महिलाओं का हाथ पकड़ा, उनकी संबल बनी, आगे लेकर आई उन्हें। तो जब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो परिवर्तन दिखता है, और ये परिवर्तन हम भी देखना चाहते हैं अपने कार्यक्रम में। तो आगे बढ़ने की अब ज़रूरत आपकी है। क्या कहती हो रेखा? बिल्कुल सही कहा निहारिका आपने, क्योंकि आपके खत जो हम तक पहुंचते हैं, आपके ईमेल्स जो हम तक पहुंचते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा संबल होता है। वो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत होता है, क्योंकि हम जान पाते हैं इस कार्यक्रम के विषय में आपकी सोच। तो अपने प्यार और दुलार खतों के माध्यम से, ईमेल्स के माध्यम से बनाए रखें। नोट कर लीजिए हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com।